अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ोएब ज़रदारी। व्यूअर्स, आज मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मटियारी के रहनुमा और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साबिका मेंबर डॉक्टर सलेश हेमनानी साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। शुरुआत तो हम आपके उस काम से करें जो परफॉर्मेंस से करें, हम बात का आगाज़। आप 4 साल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे, तो क्या सर्व किया आपने? पहली बात, उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या विज़न लेकर, क्या विज़न था, क्या सोच थी, क्या आपने समझा जिसकी वजह से आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में आपने कॉन्टेस्ट किया, आप जनरल सीट पर आवाम से वोट लेकर आप मुंतखब हुए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में? सोच क्या लेकर आपने ये सोचा कि मैं क्या करना है मुझे, इसलिए मेरे लिए ये फोरम अच्छा रहेगा? आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप लोग आए और अच्छा है कि इस बहाने आपसे गुफ्तगू हो जाएगी। और बेसिकली मैं पीपल्स पार्टी से, मेरे वालिद भी, मेरे दादा के टाइम से, वालिद के टाइम से हम लोग पीपल्स पार्टी से रिलेटेड थे, वर्क करते थे। और हमारी उधर ही मटियारी में ज़मीनें भी हैं, हैदराबाद में रिहाइश है। तो हम जो है पहले वर्क कर रहे थे। अभी जब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का लोकल बॉडी का इलेक्शन आया तो उसमें हमने ये चीज़ सोची थी कि हम जो है कैसे अपनी तरफ से क्या किसी को सर्व कर सकते हैं, किसी के लिए बेहतर हम क्या कर सकते हैं, जो हम अपना एफ़र्ट लगाएं। कि किसी और को हम बोलें कि आप जो है ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर हमसे जो कंट्रीब्यूशन होती है वो हम करें सबसे ज़्यादा लोगों के लिए। तो हमारे इलाके के लोगों के लिए, हमारे जो अपने वोटर्स हैं उनके लिए भी, और जो हमारे साथ इतने टाइम से रहे हैं और इससे पहले जो भी नुमाइंदे लोकल बॉडी के रहे उनको हमने सपोर्ट किया, पर वो भी जो है हमारे लोगों के लिए काम करते रहे। पर हमने कहा कि प्रैक्टिकली जो कोताहियाँ अगर हमें नज़र आ रही हैं या लोगों को नज़र आ रही हैं, शिकायतें हैं, वो शायद हम दूर कर सकते हैं। तो फिर हम कोशिश करें इस बारे में। तो कितनी कामयाबी मिली? 4 साल का अरसा अगर सर्व करना चाहे बंदा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे जो इश्यूज़ हैं उस हिसाब से ये 4 साल इतने ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 4 सालों में इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी, क्या आप सर्व कर सके हैं, या जो टारगेट लेकर आप मुंतखब हुए थे वो कितना अचीव किया आपने? देखिए, पहले तो 4 साल का काम करने के लिए तो 4 साल भी ज़्यादा हैं। अगर करना चाहे बंदा, बहुत टाइम होता है। और नहीं करने वाले के लिए तो फिर 10 साल भी हों तो फिर वो भी कम ही होते हैं। और आने के बाद हमने जब इलेक्शन में ये सोचा, वर्क करके अपना वो ग्राउंड बनाया, और उसके बाद हम जनरल सीट पे माइनॉरिटी के हवाले से और जनरल सीट पे इलेक्ट करना बड़ा एक मेरे लिए चैलेंज भी था और एक नई चीज़ भी थी। ये सिलेक्शन और इलेक्शन में फ़र्क है। अब सेलेक्ट होके बंदा आ जाता है तो उसको फिर एहसास नहीं रहता कि मुझे जो है वोट दिए लोगों ने या क्या किया, तो मैं कैसे आया या क्या। तो एक चंद ग्रुप, वो जो रिजर्व सीट वाला है उसको उतना एहसास नहीं होता। वो भी एक चीज़ है कि अगर माइनॉरिटी के हिसाब से मेरे पास ऑप्शन था रिजर्व सीट पे, मेरे को अगर पार्टी बेसिस पे अगर मुझे वो देते या दे सकते थे या क्या, पर मैं जनरल सीट का मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मैंने वो ज़्यादा प्रेफर किया। उसके बाद ये है कि लोगों के साथ राब्ते हमारे अच्छे बहाल हुए, इलेक्शन हुई, जनरल पे हम कामयाब होके आए और अक्सरियत से आए कि 400-500 वोट की लीड से आए। उसमें हमने बहुत चीज़ें सीखी भी और हमें पता भी चला कि क्या मसले मसाइल होते हैं, और लोगों का भी पता चला कि लोग किस तरीके के होते हैं। और इस पे हमारे साथ इश्यूज़ भी बहुत बने, पर अल्लाह का शुक्र है कि हमने सारे मैनेज किए कि भाई माइनॉरिटी का बंदा है, जर्नल पे आ रहा है, तो वो एक बहुत सारे इश्यूज़ वो भी थे। पर बहरहाल उससे हमें ये हो गया फ़ायदा कि हम जर्नल पे आने के बाद हमने पहला काम ये किया कि हमें आगे की तैयारी नहीं करनी है। अक्सर लोग होते हैं, कहते हैं अभी इस दफ़ा आ गया हूँ तो मैं बेस बना लूँ या अगली दफ़ा भी मैं नहीं आना। हमने कहा अगर कोई नाराज़ होता है हमारे अच्छे काम से तो वो भले नाराज़ हो, अगर हमारा कोई गलत काम है, हमसे तनकीद भी करे, शिकायत भी करे, हमें एतराज़ नहीं है। हमने इस ये प्लेटफॉर्म इसको हमने इस तरीके से किया कि हमें लोगों को सर्व करना है, कि हमने उसके एंजॉयमेंट के चक्कर में नहीं करना। हमसे जो हो सका हमने कोशिश करके उससे ज़्यादा भी कोशिश की। जो हमें स्कीमें हमारे पास मिली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से, जो हमारे मेयर साहब ने, मखदूम फ़खरुज़्ज़मा साहब ने जो हमें दी स्कीमें, वो हमने कोशिश करके इक्वल बेसिस पे, चाहे जिसने हमें वोट दिया चाहे ना दिया, हमने उस बेसिस पे जो है लोगों को स्कीमें डिवाइड की।
हर इलाके के हिसाब से, मतलब हमारे पली जानी यूसी में 3 दह आती हैं, गिड़िंग, सोयकी, पली जानी। हमने सब इलाके के हिसाब से, हर कौमियत के हिसाब से सबको हमने जो है स्कीमें भी दी। रोड रास्ते हमारे अंडर नहीं थे, हमारे पास मेन था सीसी ब्लॉक, पेवर ब्लॉक, डेवलपमेंट छोटी छोटी स्कीमें जो होती हैं, छोटी छोटी, और हमारे वैसे देहात की तो होती छोटी छोटी स्कीमें, छोटी छोटी होती हैं। किसी के पट्टी का मसला, घर का मसला, किसी के मेन जो है शहर की सड़क जा रही है, एक मस्जिद पे मेन सड़क जा रही है, उसका मसला वो हमेशा बारिश में, पानी में, ड्रेनेज की वजह से डूबी रहती थी। हमने उसको पहली बुनियाद पे हमने कहा कि वो लोगों को फैसिलिटेट करें कि शहर में काम कराएं। हमने उधर पेवर ब्लॉक की स्कीम, मतलब ये कि वो आपकी जो स्कीमें थी आपकी यूसी में, और जो आपकी यूसी को जो अलग फंड मिले हैं, वो आप मिलाकर बता रहे हैं कि आपने अलग काम कराया, उन्होंने अलग काम कराया, या सिर्फ काम आपने ही कराया, बाकी कुछ नहीं हुआ? देखिए, क्योंकि प्राइम जो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस चेयरमैन की आती है ना, जिसकी वो यूसी है, जिसको डायरेक्ट फंडिंग हो रही है। आपको तो सालाना एक स्कीम्स ले रहे थे ना आपसे, लेकिन वहाँ तो हर महीने। बात ये कि हम अपनी पूरी टीम के साथ चले। हमने पूरी टीम को इस तरीके से एडजस्ट किया कि हम किसी के काम में भी दखल अंदाजी नहीं करते थे। वह चेयरमैन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि उन्होंने यूसी संभालनी है, जो भी उनको ड्रेनेज के मसले, साफ़ सफाई के मसले, तनख्वाहों के मसले उन्होंने अपना हल करने हैं। हमने उनमें इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे, जो हम अपनी यूसी की नुमाइंदगी कर रहे थे, जिसमें हमारी यूसी के जो मसले मसाइल थे हम उधर डिस्कस करते थे, और उसके लिए हम अपने फंड्स के लिए लड़ते भी थे और अपने फंड्स के लिए आवाज़ भी उठाते थे। अच्छा, एक बुनियादी सवाल भी है डॉक्टर साहब इस हवाले से, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वो इसीलिए ही बनाया गया है कि ग्रास रूट लेवल तक पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाए, उनके इश्यूज़ ख़त्म हो। तरक्की की जो शुरुआत है वो आपकी नीचे से, वहाँ से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जो आपको पूरा उसको मजबूत करता है, उस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़ास तौर पर। ये जो विज़न लेकर जो ये सिस्टम हमारे मुल्क में नाफिज हुआ, और अभी ख़ास तौर से जब से पीपल्स पार्टी ने ये चेयरमैन लाई है, मतलब मैं बात तो कलेक्टिवली कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है आप अपनी उस यूसी को एग्जांपल के तौर पर रखकर मुझे बता सकते हैं आवाम को रिलीफ कितना दे सका है ये सिस्टम हमें, या ये भी सिस्टम के हवाले से वो बातें सही हैं कि जिस तरह हमारे दूसरे सिस्टमों में करप्शन है, तो यहाँ पर भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन या काउंसलर उन्होंने सिर्फ करप्शन ही की है, बाकी रिलीफ कुछ नहीं दिया? देखिए, बात यह है कि हमें एक मखसूस फ़ंड मिलता है जो इतना ज़्यादा नहीं होता। अब वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में से हमें कुछ स्कीमें मिलती हैं हमारे, एक तो मैं पहले अपने आप से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद डाउन साइजिंग होकर नीचे वालों की बात करूँगा। हमें जो फ़ंड मिलता है हमें स्कीम की सूरत में मिलता है कि आप अपनी स्कीम्स जमा करा दें, वो बिल पास करा दें। हमने अपनी स्कीम्स पास करा दी, बिल जमा करा दिया, पास करा दिया, वो हमारी स्कीम बन जाती है। हम वो इंस्पेक्ट करते हैं, हमें उसमें अगर कोई लगता है तो हम कंप्लेन करते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू भी, जिस ठेकेदार को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने दिया है जो भी है, तो हम उस चीज़ में ना हमारा बैंक अकाउंट है, ना हम इस चीज़ में किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है जो हम किसी करप्शन के ज़िम्मे में आए। हम ऑडिट के लिए हर वक्त तैयार भी हैं, खुले हुए भी हैं, हमें टेंशन उस बात की नहीं है। और नॉन डेवलपमेंट हमने काम तकरीबन किया ही नहीं है, कि डेवलपमेंट वाला ही काम किया है। नॉन डेवलपमेंट एक आध स्कीम आई होगी, वो भी जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू, और हमने वो जो है फैसिलिटेट किया होगा भाई। और बात रही चेयरमैन की, उनको डायरेक्ट फ़ंड मिलते थे, पर उनकी भी ऑडिट रिपोर्ट्स और ये वो उसके सवाल के जवाब देने के वो हैं देनदार। पर फिर भी ये है कि वो उनको एक मखसूस फ़ंड मिलता था 5 लाख रुपए पर मंथ, जिसमें से 2.5 से 3 लाख रुपए तो तनख्वाहें हैं। ये 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से जो डेवलपमेंट के लिए मिलती थी उनको, तो वो जमा होके उन्होंने कोई सीसी ब्लॉक की कर दी, कोई उन्होंने उसके अलावा मशीन नल के हैंड पंप्स की कर दी, कुछ सोलर की थी, उसके बाद सोलर बैन हो गया, उसमें कोई इश्यूज़ थे, तो वो डेवलपमेंट उन्होंने की है। हमारी तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर की ना पे थी ना कुछ थी, हम तो अपना एक उसी हिसाब से जा रहे थे कि हम तो रिलीफ। एक और भी चीज़ इस हवाले से ये है कि चलें, एक जो आपने स्कीमें दी, जो आपको गवर्नमेंट ने दी, आपने वहाँ वर्किंग कराई, लेकिन इस हवाले से उस इलाके में, क्योंकि मैं ज़ाहिर ज़ाती तौर पर आपको जानता हूँ कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो ख़ुद अपनी तरफ से भी वहाँ फैसिलिटेट किया, लोगों को अपनी तरफ से कुछ चीज़ें दी, तो इस तरह उसकी क्या डिटेल हैं कि ताकि इस प्रोग्राम के ज़रिए कम से कम उधर आवाम को पता चले कि कौन सी स्कीमें जो थी वो आपने
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर के तौर पर दी, और कौन सी ऐसी हैं जो डॉक्टर साहब ने अपने ज़ाती तौर पर वो स्कीमें दी? देखिए, काफ़ी सारी स्कीमें हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू भी दी। हम ज़ाती अपनी वेलफेयर का अगर काम है तो वो बताना नहीं चाहिए, पर आपने पूछा है तो उससे इंकरेजमेंट मिलती है ना और लोगों के लिए बिल्कुल वो एग्जाम्पल है। पर थोड़ा ये है कि जैसे अब आपका वायरस वाला फेस चल रहा था, लॉकडाउन वाला, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अलावा भी और डीसी फंड के अलावा भी ज़ाती से हमने अपने ज़ाती बजट से हमने बैग्स राशन के तकसीम किए लोगों में, और लोगों को फिज़िकली भी जो हमसे हो सकी हमने वो हेल्प की। तकरीबन 200 प्लस फैमिलीज से ज़्यादा का हमने जो है फ़िज़िकली 200-300 फैमिलीज से ज़्यादा का हमने कोशिश करके हेल्प आउट किया। उसके अलावा जो है फिर वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू कुछ 100 फैमिलीज़ और ऐसे कुछ किया, डीसी फंड के थ्रू जो मुझे अपने हिस्से में से मिले कि आप 15-20 नाम दे दें, मैंने वो 15-20 नाम देकर उनको फैसिलिट दिया। जो जायज़ हमें लगे कि जिनको ज़रूरतमंद हैं, जिनके लिए खाने के लिए नहीं है, जिनका मुतासिर हुआ है घर, जिनका वाकई हकदार है। बाकी अगर ऐसे देखें तो उसमें हमारे ऊपर तनकीद भी उठ रही, उसको मिला उसको नहीं मिला। हम अगर एक यूसी की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है तो ही यूसी बनती है। अब 10,000 के 10,000 लोगों को तो हम एंटरटेन नहीं कर सकते, पर जितना हमसे हो सका वो हमने एक स्कीम हमने अपनी तरफ से ये दी जिसमें हम राशन और ये वो तकसीम किया। दूसरी हमने अपने ही उधर जो है मस्जिद का प्लॉट दिया। मस्जिद माशाल्लाह से बनी हुई है हमारी ज़मीनों में, उधर हमने उधर दी है। उसके बाद हमने एक माइनॉरिटी के लिए काम जो हमें ज़ाती तौर पे हुआ कि हम जो है वो करें, उसके लिए हमने मंदिर का प्लॉट दिया। उसकी बुनियाद भी डल गई है, वो भी ज़ाती पर्सनली हमारे अपने ही उस पर खर्चे पर है, ना ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर की तरफ से या ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से अपने किसी खुद डोनेट किया, वेलफेयर की और किसी भी उसकी तरफ से नहीं है। हमने खुद ज़ाती तौर पे जो हमसे हो सकता है आस्ते आस्ते करके हम डेवलप कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने रातों रात बना दिया। हाँ। और आस्ते आस्ते अभी तक पूरा बना नहीं है। प्लॉट आपने दिया है या उसको कंस्ट्रक्ट भी आप कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट भी मैं कर रहा हूँ उसको। प्लॉट दिया है मैंने मंदिर का, और मस्जिद का प्लॉट दिया था जिसमें कंस्ट्रक्ट हमने साथ मिलके किया है। मस्जिद में सबने सारों ने, जिसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है फाइनेंशियली भी और चीज़ों के हिसाब से भी, जो भी हमसे हो सका। और सालों साल 6 महीने साल में जो भी हो सकता है वो हम देकर उसको और डेवलप आस्ते आस्ते कर रहे हैं। मंदिर में भी ज़ाती तौर पे मैंने प्लॉट दिया है। उसके बाद डेवलपमेंट भी अभी तक ज़ाती तौर पे मैंने की है। जो माइनॉरिटी है बाद में अगर वो कुछ करती है या क्या करती है, वो हमने हर किसी के लिए ओपन वेलफेयर का काम है, ओपन फोरम खोला हुआ है, जिससे जो एक ईंट भी हो सके तो वो अपनी लगाता है, तो हमें एतराज़ नहीं। सही है। और हाँ, ना ही हमने किसी से मांगी है कि हमें 2 हम लगाएं। अच्छा, एक और चीज़ आपकी, अब ज़ाहिर अब हम थोड़ा और भी चीज़ों को गुफ्तगू के उसमें लाएं। एक तो चीज़ कि आपके डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जब हम बात करते हैं, सिंध के कुछ उन डिस्ट्रिक्ट्स में उसका शुमार होता है जो पीरी मुरीदी वाला डिस्ट्रिक्ट है आपका मटियारी, तो वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट सरदारी हो या जो पीरी मुरीदी वाला हो, वहाँ अवाम बेचारे को बड़ा मसले होते हैं। अवाम के लिए उनके पर अप्रोच ही बड़े मुश्किल से होती है। जहाँ पर उनके मुरीद ही उनसे मिलना उनके लिए बड़ा मसला होता हो, तो वो आम पब्लिक के लिए तो बड़ा मसला है। तो किस तरह फिर आपके जो ज़िले का जो अवाम है वो किस तरह उन लीडरों तक पहुंच पाता है, उनसे मुलाकातें हो पाती हैं या नहीं हो पाती? क्योंकि वहाँ तो एक बड़े प्रोटोकॉल्स की चीज़ें हैं। यहाँ पर चाहे वो हमारे इलाके के, मतलब पूरे सिंध के जो MPs हैं, वो यहाँ तो भले एक गाड़ी के साथ घूम रहे हों, लेकिन जब अपने इलाके में जाते तो फिर तो 15-20 गाड़ियाँ होती हैं, 100-150 गार्ड होते हैं, ये होता है। तो ये सारी सूरत आपके डिस्ट्रिक्ट में भी है, मैंने खुद ऑब्जर्व भी की है। वहाँ आम पब्लिक का कोई पुरसान हाल नहीं। क्या मैकेनिज्म, पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी अब अगर आकर सुकड़ के पीरी मुरीदी और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई है? बात यह है कि मिलने के लिए, देखें, हम भी एक पार्टी के समझ लें नुमाइंदे, हमें मिलने में मुश्किल नहीं होती। आपके एक तो है राब्ते बहाल होने चाहिए। हमारी कोशिश यही होती है कि बंदों से हम डायरेक्ट मिलें, बीच में कोई बैरियर ना हो। और हमारे जो लीडर हैं हमारे इलाके के, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन तक भी यही मैसेज पहुंचाएं, और उनको भी हम, अगर डिस्कशन हमारी होती है तो हम यही कहते हैं, और कोशिश यही होती है कि सबसे मुलाकात हो जाए। उसके मुलाकात के लिए हमने एक वो सिस्टम अपनी तरफ से ऐसे बनाया हुआ है कि देखें, प्रोटोकॉल में चलते हैं या क्या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या पीरी मुरीदी की वजह से लोग अगर पीरी मुरीदी में लगे हुए हैं
और उनको उनसे रिलीफ मिल रहा है, तो उनकी अगर एक जमात बनी हुई है वो उनके साथ नहीं, टच में है। मैं उनकी जमात की वो बात नहीं कर रहा, मतलब मिलने वो अलग चीज़ है कि उनके पास पीर मुरीदी अकीदतमंदों वाला फैक्टर तो अलग हो गया ना, वो तो उनका मिलने के लिए आप जो पूछ रहे हैं, आम आम बंदे के लिए वो थोड़ा मुश्किल होता है। पर बात ये है कि आप अगर जैसे मैं हूँ, मैं अपनी तरफ से अगर मेरे पास कोई अप्रोच करता है कि मुझे मिलवाना है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डायरेक्ट मिलवा दूँ, कि बीच में बैरियर ना हो। जो आपको अगर खुल के बात करनी है, 4 बातें हैं जैसे मैं आपके साथ खुल के कर रहा हूँ, अगर मैं बैरियर के थ्रू करता शायद मैं नहीं कर सकता था, और वो सही पहुँच भी नहीं सकती, पहुँच भी नहीं सकती, उस बात घूम भी सकती। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है फिर अपनी अपनी यूसी में एक मीटिंग्स अरेंज कराते हैं, एमपीएस की, एमएनएस की, कि जिसके थ्रू जब हमारे पास हमारी यूसी में या हमारी जगह पे वो एमपीएस की टी पार्टी की सूरत में या किसी भी सूरत में अगर हमारी मीटिंग हो जाए, जिसमें हम लोकल इलाके के आदमियों को बुलाते हैं कि हर यूसी के बंदे आ जाएं, जो अपने घर का हेड है या लोकल बॉडी के हिसाब से, जैसे लोकल एक मोहल्ले का हेड हो गया, उसमें हो गया 4 बंदे उधर से, 4 बंदे उधर से, ऐसे करके हम एक खुली कचहरी कर लेते हैं, जिससे हम अगले बंदों को कंपनसेट कर सकें कि भाई आप डायरेक्ट भी मिल रहे हो, सब चीज़ है। फिर बीच में ये होता है कि हर बंदे, एक बंदे का तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है ना। अगर मैं अकेला बंदा बैठ के बोलूं कि मैंने पूरा जिला चलाना है, नहीं हो सकता ना, वो तो टीम वर्क होता है, पूरा मैकेनिज्म। पार्टी क्या है बाकी, टीम हमने बनाई है, पर टीम की ऑडिट के लिए और टीम के उसके लिए आपने जो है वो पार्टी के लीडर को और दूसरा हमारे एमपी एमएनए को रखना पड़ता है ध्यान। हाँ, कोई शिकायत होती है किसी भी हवाले से, शायद मेरे हवाले से भी हो, 10 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, वो उनको बोलते हैं, जिस पे हमारा डिस्कशन होता है उसको हम क्लियर आउट करते हैं कि हाँ वाकई मेरी गलती थी, नहीं थी, या है मैंने कहाँ कोताही की, कहाँ नहीं की, या अगला बंदा जो है झूठ बोल रहा है कि पार्टी का माहौल ख़राब हो, या किसी कोई बंदे ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी की लॉबी के हैं जो जानबूझ के हरकत भी कराते हैं। जैसे हमने इलेक्शन के बाद बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की हैं, जो कि हमने पर्सनली ज़ाती अपने तौर पे डील किए हैं। हमें ना उसमें से किसी के थ्रू, या हमने वो नहीं बोला हो कि हमने मिसयूज़ किया हो पावर का, या हमने पार्टी के थ्रू किया हो, और पर ज़ाती हमारे पास परेशानियां इलेक्शन के बाद ही आई हैं बहुत सारी। सही। पर ये जो आप पीरी मुरीदी वाला बोल रहे हैं, ये बिल्कुल फैक्टर है, और इस पे हम भी खुद कहते हैं कि ये जो फैक्टर है, इसमें आदमी जायज़ तौर पे अगर किसी को हेल्प करता है तो करनी चाहिए, नाजायज़ पे अगर कोई करता है तो वो गलत है। फिर चाहे वो हमारी पार्टी का बंदा हो, चाहे आउटसाइड पार्टी बंदा हो, उस पर हम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि गलत है। अगर नाजायज़ किसी ने किसी की चीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है और उसको हम कहते हैं कि नहीं हमारा वोट बैंक ख़राब होता है, आप कब्ज़ा जो है नहीं छुड़वा सकते हम, या उसको बोल नहीं सकते, या अगर पुलिस किसी को जायज़ बांधने आ रही है तो हम बोले नहीं इसको नहीं बांधो या क्या। हाँ, बहुत लोग उनको शेल्टर नहीं मिलता। वो चीज़ें हम शेल्टर जो है हम ना चोरी पे बर्दाश्त करते हैं, ना वारदात पे। हमारे इलाके में हमारी कोशिश यही होती है कि हम पुलिस से भी या अपनी डिस्ट्रिक्ट डीसी लेवल तक भी हम ये कोशिश करते हैं कि इधर क्राइम रेशो मिनिमाइज किया जाए और मेरिट पे फैसले किए जाए। सही। फिर चाहे एक गरीब अगर माइनॉरिटी का बंदा बनता है पुलिस में या कोई और बनता है, सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास ये है, थोड़ा मसले मसाइल तो हैं पर आस्ते आस्ते हल होंगे सारे। अच्छा, उसके अलावा भी हम एक बड़ा अजीब माहौल है वहाँ का, मतलब पूरे सिंध में मटियारी को एक हम देखते हैं कि इस मामले में एक बात में जो मुनफरिद है वो शायद कोई और डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो ये है कि आपके पास एक एमएनए और 2 एमपीए की सीट्स हैं, और फिर उसके बाद एक चौथी सीट आती है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की, वो सब एक ही ख़ानदान के पास है। इस तरह तो जरदारी साहब के अपने ख़ानदान के पास भी नवाब शाह में नहीं है, न लाड़काना में, तो इस मामले में 5वीं सीट भी वो सेलेक्ट वाली ना, वो तो अलग चीज़, क्योंकि वो यहाँ सेलेक्ट नहीं होता तो पार्टी नहीं, वो उसको आवाम इलेक्ट नहीं करता ना, तो वो किस तरीके से इलेक्ट होकर आए वो हम सबको पता है। तो ये कि एक ही जगह पर पीपल्स पार्टी, वो जो उसको तो बाकी कोई है ही नहीं आपके ज़िले में सिवाय एक ख़ानदान के, बाकी सारा कोई इस लायक ही नहीं कि वो एमपीए बने या एमएनए के लिए लड़े। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल लायक लोग हैं, और दूसरी बात ये कि पार्टी का ओपन फोरम है, जो कैंडिडेट बनना चाहता है ऑप्शन दे दे, और जो पार्टी सेलेक्ट करेगी, पर जिन्होंने काम किए हैं और जिनके साथ लोग हैं, वोट बैंक है, और जो काम कर रहे हैं और इलेक्ट होके जीत के आ रहे हैं, जो इतने अपोजिशन को फेस करके आ रहे हैं, तो वोट बैंक की मेन बात है। अब है क्या पोजीशन? पोजीशन ये है कि मेरे ख्याल में अब किसको छुड़ाया आप लोगों?
सब आगे क्या है, कौन बचा है बाकी? नहीं, अभी बहुत सारे हैं, पर बात ये है कि ये जो भी सारी सीटें अगर एक ख़ानदान में हैं तो वो काम कर रहे हैं और उनका वोट बैंक है। इलेक्शन में अपोजिशन में हमारे पास जो हमारे पार्टी के खुद के भी थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, सामने खड़े हुए हैं, उनका वोट बैंक भी आपने डिफरेंस देख लिया है कि इलेक्ट होके। सही। अच्छा, एक और भी डॉक्टर साहब के अब क्योंकि 18 अक्टूबर करीब है और सानिया कारसाज पर पीपल्स पार्टी हर साल एक तकरीब रखती है, प्रोग्राम कभी जलसा, तो इस बार भी होने जा रहा है पीपल्स पार्टी का कराची के अंदर जलसा, लेकिन उसमें थोड़ी जो एडिशन है वो ये हुई है कि अब उसमें पीडीएम की क़यादत भी शिरकत करेगी और अब ये पीडीएम के जो जलसों की जो सीरीज़ है उसका ये दूसरा जलसा होगा। पहले गुजरांवाला में, उसके बाद फिर कराची में। तो इस बार कुछ और ज़्यादा बड़ा एक इज्तिमा करने जा रही है जिसकी मेज़बान पीपल्स पार्टी है। तो ये तो सारे जिम्मेदारियां नीचे आप लोगों पर ही होती हैं क्योंकि पब्लिक को वहाँ से घरों से आपने निकाल कर गाड़ियाँ भर कर यहाँ पर लेकर आना है। तो उसकी कितनी तैयारी की है आपने और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार आप कराची में कितना बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल हमें घरों से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पीपल्स पार्टी एक ऐसा फोरम है कि लोग खुद एक्साइटमेंट में और ऐसे सानिए हुए हैं कारसाज वाले, जिसके गम में भी और जज्बे में भी लोग खुद ही बाहर निकल के, और हमें जब लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि हम कितनों को बोलें कि आप नहीं जाओ या आप जाओ। हमारी कोशिश यही है, जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करें। हमें जमा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि हमें मैनेज करने में बड़ी मुश्किल होती है, पर हम वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि मैंने इस दफ़ा जो हमें उम्मीद लग रही है कि ये रिकॉर्ड जलसा होगा जिसमें आपकी मतलब काउंटिंग ही ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग, इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम रोड्स ब्लॉक और ये सारी चीज़ें हुई, उससे भी बड़ा होगा। और रही बात ये कि बाकी सारी पार्टी पीडीएम भी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो अच्छी बात है। असल में क्या है कि ये जो अभी गवर्नमेंट आई हुई है उसने कुछ डिलीवर ही नहीं किया है। आप देखें, डॉलर 125 रुपये था, 127 रुपये था, अभी आके 170 पे पहुंचा था, अभी 163.5 164 पे है। आपकी हर चीज़ महंगी हो गई है। गाड़ियाँ जो 20 लाख वाली गाड़ी थी वो 40 की हो गई है। नहीं, गरीब की गाड़ी को मसला नहीं, गरीब को तो आटा भी नहीं मिल रहा। आटा कितना महंगा हो गया, प्याज टमाटर उनके रेट इतने बढ़े हो गए, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ को ले लेना, गरीब से लेकर अमीर तक जितने जो बंदे का इनकम है उसकी उसमें पूरत नहीं हो रही। 10,000 कमाने वाला अगर है, 17,000 15,000 20,000 कमाने वाला वो भी नहीं हो रहा। मतलब कोई भी बंदा खुश सुकून से नहीं है ना। नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि सुकून तो कब्र में होता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अपनी तनख्वाह बढ़वा रहे हैं, तो पता है कि उनकी पूरत नहीं हो रही। ठीक है। और रही बात ये कि उससे पहले वो सारे जहाज में घूम रहे थे, सब चीज़ तब पूरत हो रही थी, तो वो तब कोई और खर्चा के उठा रहा था। अच्छा, वो जो है जो खर्चा उठा रहे हैं और जो फिर बेनिफिट उठा रहे हैं, आपको उनको रोकना चाहिए। और दूसरी बात, आटा अगर महंगा हुआ है तो आपको जो है फेडरल गवर्नमेंट ने इतना सारी कनकी खरीदी हुई है और लोगों को ब्लैकमेल करके सीड वाली भी गंदम उठाई हुई है ज़बरदस्ती। तो आगे तो कनकी और आटा तो महंगा हो गया है, पर आगे जो एग्रीकल्चर को आप तबाह कर रहे हो कि सीड भी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो फेडरल में आपने रखी हुई है गंदम, वो किस टाइम के लिए रखी हुई है? जब आप बाहर से इंपोर्ट कराने की और इस चीज़ों की बातें कर रहे हो, जब आप अपनी पड़ी हुई है आप रिलीज़ करो, आप उसका ऑडिट करो। तो आप समझते हैं कि यही अवामिल हैं जो लोगों को बाहर निकालेंगे? न सिर्फ 18 अक्टूबर आपके जलसे में लोग इसी वजह से शिरकत करेंगे, मतलब बाकी पार्टियों के जो कारकुनान हैं, और यही चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से आप जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करने जा रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि पॉलिसीज़ हुकूमत की ऐसी हैं कि अवाम बेजार हैं। यही कहना चाहिए। देखिए, ये एक फैक्टर है। वैसे भी पीपल्स पार्टी की अवाम निकलती है कि नहीं, मैं मतलब पीडीएम की बात कर रहा हूँ। पीडीएम की अवाम, पीडीएम की ओवरऑल इसलिए भी जॉइंट निकलेगी क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ में डिलीवर हुआ ही नहीं है। आटा आदमी के मिलने के लिए अभी पंजाब में तो हमसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, पर आटा इधर मिलने के लिए तैयार नहीं है। एक बात बताएं, अगर मैं एज अ ज़मींदार मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जब मेरी गंदम उतरी, गवर्नमेंट का रेट था 3500 या ठीक, गवर्नमेंट ने बाइंग शुरू जो है वो थोड़ा देर से हुई किसी वजह से, उसके बाद चले उन्होंने बाइंग शुरू कर दी, तो उसमें भी मसला था। एक क्रॉप हमारी डैमेज हुई, इधर से पंजाब भी क्रॉप गई, सब चीज़, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ज़रूर शॉर्टेज है तो जा रही है, तो कोई ऐसी ऐब नहीं है, लोग मुल्क के ही हैं। आटा जब आपका, हमने गंदम अपनी ज़ाती बेची है 3300 पर 100 kg 102 kg 100 kg में जाती है, 102 kg देते हैं और 100 kg में जाती है।
अब आप उसको अंदाज़ा लगाएं, जब हमने उतने में सेल की, अब जब ब्लैक मार्केट आपकी बढ़ रही है तो आप ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करें, अपनी आप रिलीज़ करेंगे। शॉर्टेज, डिमांड एंड सप्लाई पूरी करेंगे तो डिमांड पूरी हो जाएगी तो रेट नीचे आ जाएगा। शुगर का आप देख लें, शुगर पे आपने पाबंदी लगा ली, ये कर लिया कि कोई स्टोर ना करे, ये ना करे, पर आज भी जो आ रही है मार्केट में कहीं ना कहीं तो स्टोर की हुई है ना। उसमें आपका जो है फेडरल खुद मुलविस है, खुद रिलीफ दे रहा है और सारी चीज़ें चल रही हैं। वही यूटिलिटी स्टोर की चीनी गायब हो रही है और फिर वो अलग यूटिलिटी स्टोर पे चीनी नहीं मिल रही, वो जो चीनी आ रही है वो जाके और मार्केट में बिक रही है। सारी चीज़ जो यूटिलिटी स्टोर पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कहीं पे भी चले जाएं वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो मार्केट में सस्ती हैं, वो पड़ी हुई हैं। और जो मार्केट जो ज़्यादा जिनकी डिमांड है वो ज़्यादातर चीज़ें वो बेच रहे हैं और बाहर माना वो आप वाली बात डिमांड एंड सप्लाई की भी है। दूसरी बात ये कि अगर एक तेल है बाहर मार्केट में अगर 250 का मिल रहा है और यूटिलिटी का रेट 270 है तो वो यूटिलिटी पे अवेलेबल है क्योंकि पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट में उससे कम में मिल रहा है। अगर सेम प्राइस है तो भी नहीं है मौजूद, तो भी नहीं है वो स्लीपर। अच्छा, एक और भी चीज़ ये कि इस हवाले से सिंध हुकूमत की तो जिम्मेदारी बनती है ना, आपकी हुकूमत है कि वो भी प्राइस कंट्रोलिंग उसके ज़िम्मे है कि जो लोकल मार्केट्स में जो चीज़ें बढ़ रही हैं तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनको कंट्रोल करें। यहाँ पर तो मामला तो दोनों तरफ यही है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कम से कम अपने सूबे में तो आवाम को रिलीफ दे सकती है, प्राइस कंट्रोलिंग तो कर सकती है ना, ये तो सूबों का काम है। प्राइस कंट्रोलिंग तब होगी जब आपके पास सप्लाई पूरी हो। आप नहीं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ना, सप्लाई कोई इशू नहीं है कि सप्लाई में ब्लैक मार्केटिंग की वजह से सप्लाई हुकूमत जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि हम जो है रिलीज़ भी करें टाइम आने पर। अर्ली रिलीज़ किया अगर तो आगे जाके ऐसी शॉर्टेज होगी जो कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी अर्ली रिलीज़ नहीं कर सकती। अभी जो सीड जब लग जाएगा ज़मीनों में, नई गंदम की बुनाई हो जाएगी, उसके बाद ये रिलीज़ करेंगे और वो प्राइसेस नीचे आएंगी। पर कंट्रोल प्राइस कर रहे हैं, कोशिश जितनी हो सक रही है उसकी कर रहे हैं। वो आपका डीसी फैक्टर और ये सारा फैक्टर आ जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर, उन लोगों को ये ब्यूरोक्रेसी में आता है कि उन लोगों को कंट्रोल करनी है। लेकिन वो सारे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रोल करने का आपको एक वो बोल रही है कि फोरम आपको दे रही है कि कंट्रोल करें आप, और उनको पावर्स भी दी हैं, सब चीज़ दिया है। अब आगे जो है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ आता है कि वो भी कंट्रोल करें और सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है कि आवाम से इलेक्ट होके आए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। और वो कर रहे हैं कोशिश अपनी तरफ से। पर एक चीज़ अवेलेबिलिटी ही भी नहीं है। अगर आप जनरली पूछे नहीं, वो तो अवेलेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग है, लोगों ने छुपा लिया है। वो जो जखीरा अंदोज हैं उन्होंने क्रॉप ओवरऑल सिंध में कम हुआ था कनकी का, वो भी है जो छुपाया है लोगों ने, उन पे छापे मारने चाहिए और छापे मारे भी हैं। हाँ, बहुत सारे। और अपनी परचेजिंग भी पूरी उन्होंने कर दी है, रिकॉर्ड परचेजिंग हुई है इस दफ़ा। आप अभी भी जाएं, अभी भी जितनी फैक्ट्रीज और इतने बड़े वेयर हाउस जो बंद पड़े हैं ना, उनको बड़े ताले लगे हुए, लेकिन अंदर खोलें तो सारा माल वहीं कोटड़ी के अंदर गंदम का जो था वो गोडाउन था और उसके अंदर चीनी पड़ी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें सिंध हुकूमत की छप्पर छाया के नीचे भी हो रही हैं। खैर, हम चीज़ों को आगे ले चलते हैं कि एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है सिंध के हवाले से, वो है कि माइनॉरिटीज़ के जो इशूज़ हैं। तो पीपल्स पार्टी तो अब काफ़ी अरसे से इक़्तिदार में है और पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे, वो पीपल्स पार्टी से एफिलेटेड हैं और बाकी पार्टियों के बनस्बत पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा माइनॉरिटी में यहाँ इलेक्ट होके आते हैं और उनमें अक्सरियत हिंदू की होती है, जबकि माइनॉरिटीज़ में दूसरी में लेकिन हिंदुओं का ज़्यादा होता है क्योंकि सिंध के अंदर हिंदू अक्सरियत में। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत माइनॉरिटीज़ को वो रिलीफ दे सकी है जो उनको देना चाहिए? उस तरह की कानून साजी हुई है, उस तरह का कोई तहफ़्फ़ुज़ मिला है? क्योंकि आज भी जो हिंदू या जो भी माइनॉरिटीज़ हैं सिंध के अंदर, वो आज भी उनको पहले दर्जे का शहरी तस्लीम ही नहीं किया जाता, वो बल्कि ये तो अलमिया पूरे मुल्क में है हमारे साथ। तो आपकी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ के हवाले से क्या कुछ बेहतरी लाए हैं या बस यही है कि बस हमेशा जिस दिन वो आलमी दिन होता है या कोई किसी आपका कोई मजहबी त्यौहार होता है तो एक पैगाम जारी हो जाता है, बाकी कुछ नहीं? पार्टी के फोरम पे अगर देखा जाए, पार्टी तो एडजस्ट भी करती है और हिंदुओं को पावर में भी इसीलिए लाई है। और भी माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें एक क्रिश्चियन को भी बनाया हुआ है, एमपी है। पर मसला ये है कि हिंदू इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से रेशो मिलता है। और क्रिश्चियन को भी एक आध सीट मिली है जो अपना आगे जाके शायद और बढ़े। मेरा सवाल इस बात पे कि इतने हिंदू इलेक्टेड आने के बावजूद भी वो रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? पार्टी
देखिए पार्टी का फोरम है, पार्टी ने अगर उन हिंदुओं के नुमाइंदे लाए हैं आगे तो इसीलिए लाए हैं कि ये अपने नुमाइंदे जो आए हैं इनके, तो ये अपनी कम्युनिटी को रिलीफ दें। बात ये है कि जो नुमाइंदे आए हैं हमारी, उनसे भी यही होती है रिक्वेस्ट कि बहुत सारे जो है पार्टी फोरम, जो माइनॉरिटी पूरी तंजीम साजी है, वो माइनॉरिटी विंग उसको मजबूत किया जाए और उसमें अच्छे लोग लाए जाएं और कोशिश ये की जाए कि वो बंदे आएँ जो पार्टी के लिए काम भी करें और लोगों को रिलीफ भी पहुंचाएं। तो अभी जो विंग बन रही है पार्टी की, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं, आगे जाके बनेगी। अब उसमें देखते हैं कि पार्टी फोरम पे किस तरीके से होता है। तो अभी इस टाइम पर जो पुरानी विंग थी वो तो डिसॉल्व हो गई है। अच्छा, वो पार्टी का, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं। ये है हुकूमत ऐसे माइनॉरिटी को रिलीफ दे रही है कि आपको उन्होंने बहुत सारे मिनिस्टर्स भी दे दिए माइनॉरिटी के लिए पॉजिटिव। उन्होंने अगर पार्टी का सोचें तो आपने पार्टी ने पॉजिटिव अपनी तरफ से सोचा है। मेरे हिसाब से पीपल्स पार्टी से ज़्यादा किसी ने माइनॉरिटी का नहीं सोचा होगा। पर जो हमारे खुद के माइनॉरिटी के बंदे हैं, और मैं सबसे पहले उनको शिकवा शिकायत बोलें या कुछ भी बोलें, उनको कहूँगा कि आप लोगों को अपने इलाके के अलावा भी टोटल माइनॉरिटी को साथ लेकर रिलीफ देना चाहिए। नौकरियों का भी आपको कोटा या कोई चीज़ में एडजस्ट करना चाहिए। और हमारे लिए एक चीज़ मुश्किल हो जाती है, अगर हम बोलें ख़ुद भी, हमें अपने माइनॉरिटी के मिनिस्टर्स या अपने माइनॉरिटी के इलेक्टेड मेंबर से हम मिलने के लिए हमें जो है ना वो मतलब प्रॉपर हमें फोरम ही नहीं समझ आता कि आप बताएं कि एक इलाके से बन रहा है, एक एमपी है, उसका तो पता है कि नहीं, इनका तो है ही नहीं। वही सवाल है मेरा कि मैं भी पूरे सिंध में घूमता हूँ, कम्युनिटीज़ से मिलता हूँ, हिंदू कम्युनिटीज़ से मिलता हूँ, और उसमें बिल्कुल जो निचले सतह के जो गरीब हैं उनसे मिलता हूँ। अब वो यही कहते हैं कि भाई जो भी बैठकर पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं वो हम में से तो है नहीं। अब वो एक अशराफिया है, एक क्लास है जिसको आपकी पार्टी टिकट देती है, या वो मतलब जो सेठ होगा, जिसकी फैक्ट्रियाँ होंगी, जिसके तो बड़े बिजनेस होंगे, वही बंदा, क्योंकि टिकट से पहले उसको कोई बैग भर के देना है तब तो उसको टिकट मिलेगा, इसलिए कोई गरीब बंदे को तो वो आने की है ही नहीं, क्योंकि आपका तो वोट गरीब से लेना नहीं। तो आखिर मकसद है कि वो किस तरह, वो एक तो उस जो निचले सतह का जो माइनॉरिटी है उसकी अप्रोच किस तरह ईजी बन सकती है अपने जो इलेक्टेबल तक। और दूसरा चीज़ ये कि कब इस तरह का मैकेनिज्म बनेगा कि भाई आप एक ही क्लास के लोगों को हमेशा रिजर्व सीट पर कामयाब करा रहे हैं, आप कुछ निचली सतह तक लोगों को भी लेकर आएँ ताकि हकीकी माना में मिनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी हो सके। बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैग भर के जा रहे हैं या क्या। ये जो भी इलेक्ट हो रहे हैं वो अपना पहले भी पार्टी के साथ वर्क किया, उन्होंने रहे हैं, पार्टी के साथ काम किया है। काफ़ी नए लोग भी आए हैं, काफ़ी पुराने चलते आ रहे हैं जो पार्टी के साथ अटैच रहे हैं, एतबार के साथ चले हैं, मुश्किल वक्त भी उन्होंने काटा है पार्टी में। और ये पार्टी के साथ अटैचमेंट के लिए या निचली सतह वाले लोग जो हैं वो ये बात करते हैं कि हमें अप्रोच नहीं होती या हम में से नहीं है। इसके लिए मैंने आपको यही कहा कि माइनॉरिटी की तंजीम साजी जो होगी वो तंजीम हर ज़िले, हर यूसी, हर नीचे लेवल तक होगी। अगर माइनॉरिटी की अलग विंग, पैरेलल विंग बनेगी जनरल विंग के साथ, उतने ही ओहदे, उतनी ही लोग उसी तरह से इसको लेकर चलेंगे तो वो माइनॉरिटी के निचले लेवल के भी मसले बंदों। काफ़ी लोग माइनॉरिटी के ऐसे हैं जिनकी हालत ये है, जिनके पास अपनी रहने की जगह नहीं है, झूंपड़ियों में आज के दौर में भी रह रहे हैं, बगैर लाइट के, बगैर रस्तों के, बगैर गैस के, बगैर किसी चीज़ के रह रहे हैं, पराई ज़मीनों में बैठे हैं। उनके साथ नाजायज़ियाँ भी होती हैं, उनको अगर फसल लगाते हैं तो उनको उनका हक़ नहीं मिलता, लेबर की मजदूरी भी नहीं मिलती। और जिस दिन काफी इलाकों में तो उनको इंसान ही नहीं समझा जाता। वो तो आपके वही यही बात का रोना है हमारा भी कि माइनॉरिटी वालों के साथ जुल्म है, पर उस जुल्म को हटाने के लिए पार्टी अगर एक चीज़ अपना स्टेप उठा रही है। तो दूसरी बात ये कि पार्टी के जो उम्मीदवार सेलेक्ट हुए हैं उनका काम है कि ये विंग भी बनाए और वो फैसिलिटेट करें और मसले मसाइल को देखें। आप वाली बात कि बिजनेसमैन और ये वो सारे आते, गरीब आदमी के पास इतनी वो टाइम और इतने वो है ही नहीं कि अपने ज़ाती रिसोर्सेज के लिए किसी के लिए हेल्प करें। दूसरी बात ये जो भी मेंबर आए हुए हैं इनको ये करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए और वो अपने इलाकों में और अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। पर जैसे अब हमारा अगर ज़िला लिया जाए माइनॉरिटी का, हमारे हिसाब से मटियारी में से मतलब कोई एक नुमाइंदा हमें नज़र नहीं आया इतने सालों में। जैसे कि आपने 4 सीटें या 5 सीटें हमें गिनवा दी, वो ज़्यादातर जामशोरो के ही होंगी, ज़्यादातर ये आपका कोहिस्तान, ज़्यादातर वहाँ के लोग, एक आध आपका कोई थर से आ गया,
और बाकी तो एक जो कश्मीर वाली है वो तो फिक्स है कि भाई वो तो इसी बंदे को मिलनी है। वो आपकी बात सही है, पर जो बंदे काम कर रहे हैं हम कहते हैं कि उनका राइट है, जो बंदे काम नहीं कर रहे हैं हम कहते हैं उनको चेंज किया जाए। हम तो इस चीज़ के अगेंस्ट है ही नहीं ना। और दूसरी बात ये है कि अगर निचली लेवल तक लाना है पावर को भी, और ये माइनॉरिटी की टीम बनेगी, जो अहदेदार बनेंगे, सारी चीज़ बनेगी, और उसके अलावा जो भी ये मिनिस्टर्स हैं जो हैं उनको मेरा यही कहना है कि अपने अपने इलाकों में तो करते हैं, बाकी ओवरऑल भी उनको अटैचमेंट देकर। अच्छा, अभी मेरे हिसाब से तो लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि माइनॉरिटी के कितने लोग हैं जो जनरल सीट पे इलेक्ट होके आए। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा था कि ये जब यानी कि जो आपकी जो मिनॉरिटी की या रिजर्व जो सीट होती हैं वो जनरल सीट के मुकाबले में बहुत इजी होती है, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट को आवाम के पास जाना होता है, एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी होती है, उसको करोड़ों रुपए खर्च करने होते हैं, जबकि रिजर्व सीट पर कुछ खर्च नहीं करना होता। तो पार्टी फिर क्यों नहीं नीचे के लोगों को ऊपर लेकर आती, जो हकीकी तौर पर मिनॉरिटी के नुमाइंदे हैं, हकीकी तौर पर उनके अंदर मासेस के अंदर वो रहते हैं। तो क्योंकि इस पर तो कोई इशू नहीं है, किसी को भी आप उनको रिजर्व सीट पर एमपीए बना सकते हो, एमएनए बना सकते हो। तो ज़रूरी यहाँ पर तो ये ज़रूरी ही नहीं है कि वहाँ पैसे वाला हो, आपको वहाँ जनरल सीट पे आपको पीर मुरीद, पीर मीर और सरदार भोतार सब चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसा होता है पूरी कम्युनिटी से, उसके अलावा कोई इलेक्शन हमारा जीत नहीं सकता। लेकिन रिजर्व के लिए तो इस तरह की कोई मजबूरी भी नहीं है। ऐसी मजबूरी नहीं है, और ऐसा अभी चेंजिंग भी हो रही है। ऐसे थर से जो कोहली एक आई हैं लेडी, कृष्णा भी, कृष्णा कोहली को भी लेकर आए। अब आस्ते आस्ते करके चेंजिंग आ रही है पार्टी में। बात यह है कि बंदे ऐसे सेलेक्ट किए जाएं जो आदमियों को रिलीफ दें, और पार्टी के हिसाब से वो रिलीफ दे रहे हैं, और आगे जाके अगर पार्टी अगर उसको यूथ विंग में आगे नए बंदों को चांस देती है तो ज़्यादा बेहतर है। और आगे लगता भी है कि आगे नए बंदों को चेहरे भी चेंज होंगे, काम भी होंगे, एक्टिव लोग भी आएंगे। वो सीनियर हैं, उनकी जो है कंट्रीब्यूशन पार्टी में बहुत है, उन्होंने काम किया है, पार्टी को हर हाल में लेकर चले हैं, उन्होंने पार्टी की वजह से काफ़ी फेसेस किए हैं प्रॉब्लम भी। तो पार्टी उनको इसीलिए पुराने बंदों को इसलिए उनकी कुर्बानी है। एक और चीज़ कि सिंध के अंदर एक तो ये कि जो मज़हब की तब्दीली वाला मामला है वो उस पर मिनॉरिटीज़ को बहुत बड़े रिजर्वेशन हैं कि उनकी भी लड़कियों के मज़हब तब्दील किए जा रहे हैं, जबकि उसके इस तरह के एलिमेंट्स भी हैं कि उसमें कोई ज़बरदस्ती वाला एलिमेंट इतना भी नहीं होता, लेकिन चलें कि वो सब चीज़ें हैं। या और भी जितने इश्यूज़ होते हैं, तो क्यों मौसर कानून साजी सिंध हुकूमत में नहीं हो पा रही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ख़ुद हम अपने ही नुमाइंदों को कहेंगे, माइनॉरिटी वालों को, जो कि पता नहीं क्यों इन इश्यूज़ पे आवाज़ उठाते नहीं हैं। अगर उठाते भी हैं तो थोड़ी बहुत, या वो अपनी जो है हम कहते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए, या ख़ुद बीच में मसलों के बीच में ना आने के लिए, क्योंकि फोर्सफुल कन्वर्जन तो हो रही है। हाँ। दूसरी बात ये, अगर हो भी रही है बहुत सारी, तो उसको ये दिखाते हैं कि यार नहीं, ये अपनी मर्ज़ी से हुई है। अब आपकी फैमिली हाई रिस्क पर है, आपके पास ना सिक्योरिटी, आप उधर कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड का सिटीज़न भी नहीं समझते। अब अगर फोर्सफुल एक कन्वर्जन हो गई है, पीछे आपके घर में से दूसरा एक आध बंदा अगवा कर दिया या उसको गन पॉइंट पे रखा हुआ है, आपको बोलेंगे बोलो भाई अपनी मर्ज़ी से गई है, तो अब वो एक को बचाने के लिए वो कहते हैं एक कि अब एक के साथ तो कर दिया, एक ही कुर्बानी देकर कर दिया। ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ ये किया, पीछे मार देते हैं उनको। बहुत सारी सिंध में ही आप देख लें, बहुत सारी ज़मीनें हैं माइनॉरिटी की जो आधे आधे पैसों में बिकी हैं। जेकमाबाद से आप शुरू हो जाएं, शिकारपुर से शुरू हो जाएं, इधर तक आप पूरे कराची तक आ जाएं। इधर कराची में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो लोगों ने 2 नंबर कागज़ भी बनाए हुए हैं, कब्जे भी किए हुए हैं माइनॉरिटी की चीज़ों पर, माइनॉरिटी की ज़मीनों पर। आप ज़ाती मेरे से अगर पूछें तो हमारी खुद की भी ज़मीन है, हमें पता है कि हम कैसे एडजस्ट करते हैं कैसे नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी माइनॉरिटी की कब्जा हुई है ज़मीन। तो मतलब इसमें जिम्मेदारी ज़्यादातर तो आपके जो इलेक्टेड हैं उन पर उनकी होती है ना, लीडरशिप की, वो इस पर कहते हैं ना कि अगर माइनॉरिटी का मेंबर आया है, अगर वो अपना ये इश्यूज़ और इनको हाईलाइट करें, अगर हाईलाइट नहीं करता, वो आके बैठा हुआ है, तो इसी चीज़ से तो हम कह रहे हैं कि थोड़ी चेंजिंग भी होनी चाहिए, नए बंदे भी आने चाहिए जो इश्यूज़ हाईलाइट भी करें। और अगर ये जो बंदों के साथ, माइनॉरिटी के साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, उसमें खुद हिम्मत करके खड़ा हुआ भी हो। पर मसला क्या है कि उन लोगों के लिए, अपने लिए भी मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम मसले में आते हैं तो हमारा भी जो है पॉलिटिकल भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं,
या हमारी सीट के लिए भी मसले होते हैं, हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी खतरे होते हैं, पीछे हमारी हाँ, फैमिली के लिए खतरे हैं, तो वो हर कोई अपने अपने मसले फिर कंप्रोमाइजेस पे करके जान तो इस चीज़ के खिलाफ है हम कहते हैं यार जब काम करना है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अच्छा, एक और चीज़ ये कि इन सारी चीज़ों से निकल कर बहैसियत कौम के हमें कितनी हम आगे की ज़रूरत ज़ाहिर है कि हम आगे हम किस तरह बैनुल मज़ाहिब जो हम आगे ये जो हमारे जो जितने भी रिलीजियस फैक्टर्स हैं उनके बीच में एक जो ताल्लुक़ है वो बाहमी होना चाहिए, कौम के उस तौर पर हम पहचाने जाए। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह हम अपने मुल्क के अंदर मजहबी हम आगे को बढ़ा सकते हैं? देखिए, पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से के हिसाब से हर रिलीजन को इक्वल राइट है, पर वो इक्वल राइट आप देते नहीं हो, आपको सिर्फ एक तरह का लिखा हुआ है। अगर आप एक हिंदू कम्युनिटी का या माइनॉरिटी का जा रहा है कोई कंप्लेन लेने थाने में भी, उसको जब तक नाम नहीं पता होता कि ये रिलीजन इसका क्या है, तब तक वो उससे सही तरीके से बात कर रहे होते हैं। जब रिलीजन पता चल गया, फिर चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, उसके वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि थर्ड क्लास सिटीज़न हो गया वो। ना उसकी कंप्लेन लॉन्च होती है पैसों के बगैर, ना किसी चीज़ के। वो चीज़ें सीधी करनी पड़ेंगी। चले पार्टी बेसिस पे अगर वो सीधी कर रही है ऊपर वाले फोरम पे, पर नीचे वाले पे ये काम चल रहा है, ऊपर तक पता नहीं चल रहा, उस चीज़ों का गैप जो है वो मिटाना पड़ेगा। दूसरा, जो एक्सट्रीमिज़म आया हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं चंद जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ बिलीव करते हैं, जो कि लोगों के पीछे चलते हैं कि जो जिसने जैसा गलत बता दिया सही बता दिया, वो हर रिलीजन को जो है वो गलत लेकर चलते हैं। पहले तो आप किसी भी रिलीजन के बारे में बात करते हो तो पहले उसकी आप स्टडी करो, नीचे वाले से लेकर ऊपर वाले तक आप चले जाएं। आप अगर आप एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट इतने सारे चलें, आप सही चीज़ भी किसी के पास ले जाएंगे ना कि यार ये ख़राब हो गई है, वो ये नहीं बताएगा कि वाकई सही है, ये ख़राब है ही, वो बोले हाँ छोड़ के जाओ, कल आ जाना। हाँ। तो आप ऐसे माइंडसेट को क्या कर सकते हो? तो जाहिर है इसमें अभी यानी कि हमें बहुत कुछ इस हवाले से बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें थैंक यू वेरी मच।